Good morning, students. Welcome in AKP online chemistry classes. Hi, this is AK Pandey. Students, again मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लाया हूं. अगेन देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 आज अपन लोग देखेंगे. देखिए, आज अपन लोग एक रिलेशन देखते हैं. रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन internal energy and enthalpy. अगर रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी में देखते हैं जरा. देखिए, आपको बताया गया था क्यूपी क्या होता है. व्हाट इज क्यूपी? क्यूपी ही तो हमारा इंथैल्पी था. क्यूपी बोले तो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंथैल्पी. वही हमारा इंथैल्पी था. यानी कि क्यूपी इक्वल्स टू क्या है हमारा? ये तो इंथैल्पी है, डेल्टा एच. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप देखे हो कि क्यूपी क्या होता है. क्यूपी क्या होता है? क्यूपी होता है इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन. यही तो होता है. और आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी. तो जब आप इसको यहां पे पुट करोगे तो यहां से डेल्टा एच क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. यही तो आएगा रिलेशन. अगर अपन कंडीशन रख दें, कंडीशन क्या है? अगर आप कंडीशन को देखना चाहते हो, अगर कंडीशन कुछ ऐसा है, पी डेल्टा वी के लिए कंडीशन है पहला, प्रेशर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट. और दूसरा कंडीशन आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. तो बेसिकली यहां से होगा क्या? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. ये हमारा क्या है? ये आइडियल गैस लॉ है. ये आइडियल गैस इक्वेशन है. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. तो इस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में अगर आप प्रेशर को क्या कर दिए हो? कांस्टेंट. और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिए हो तो V प्रोपोर्शनल टू क्या है? N. तो जब V प्रोपोर्शनल टू N है तो चेंज इन वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन मोल्स, राइट? तो यहां से डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा NG के प्रोपोर्शनल होगा. तब आप यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी आया, आप यहां से क्या पुट करोगे तो यहां से डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा, चेंज इन इंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. तो एन के जगह पर क्या? डेल्टा एनजी आरटी. डेल्टा एनजी आरटी अपन लोग लेंगे. तो यहां से डेल्टा एनजी क्या है हमारा? डेल्टा एनजी क्या है हमारा? डेल्टा एनजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. तो number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous product.
तो प्रोडक्ट कौन सा लेना है? डेल्टा एनजी बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेड। तो प्रोडक्ट में जो भी गैसियस स्टेट में आपको होगा उसी का मोल लेना है, रिएक्टेंट में जो गैसियस फॉर्म में होगा उसी का आपको नंबर ऑफ मोल्स लेना है, और दोनों का चेंज डेल्टा एन निकालना है। और डेल्टा वी जो चेंज इन वॉल्यूम था वह किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था? डेल्टा एन के। तो यहां से एक रिलेशन क्या आ गया हमारा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। तो आप यहां से इस फॉर्मूले को आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। तो जो रिलेशन आया कुछ ऐसा आया था, रिलेशन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही तो रिलेशन था हमारा। यहां पे डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी है, चेंज इन इंथैल्पी है। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। एंड डेल्टा एनजी की बात की तो डेल्टा एनजी हमारा क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर आप आर की वैल्यू, आर की बात करें तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और जो आर का वैल्यू लेना है आपको 0.0821, ये कब लेना है? जब अगर डेल्टा एच का वैल्यू आप किस में निकाल रहे हो, डेल्टा एच का वैल्यू अगर आप लीटर एटीएम में दिया है या निकालना चाह रहे हो लीटर एटीएम में, तब आप आर का वैल्यू 0.0821 पुट करोगे। या फिर 2 भी होता है, तो 2 कब लेना है? 2 तब लेना है जब इंथैल्पी किस में होगा? जब आप कैलोरी में ले रहे हो। या फिर आप, ये भी तो वैल्यू होता है 8.314, ये वैल्यू कब लेना है आपको? जब आप डेल्टा एच किस में ले रहे हो? जूल में ले रहे हो, तब आपको आर का वैल्यू इतना लेना है। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। देखिए एक इंपॉर्टेंट लॉ है लेबेजियर एंड हेस लॉ। बहुत ही सिंपल लॉ है, लेकिन क्वेश्चन इसमें आता है। लॉ है लेबेजियर एंड हेस लॉ। लेबेजियर एंड हेस लॉ, वेरी इंपोर्टेंट सवाल आ ही जाता है, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए लेबेजियर एंड हेस लॉ क्या कहता है, चलिए अपन लोग समझते हैं। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन में जो यूज होता है सीधा अपन लोग उस पर फोकस करने वाले हैं कि क्वेश्चन आएगा लेबेजियर एंड हेस लॉ से तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो लेबेजियर एंड हेस लॉ कहता है, चलिए ए में देखते हैं अपन। अगर मान लीजिए ए प्लस बी एक रिएक्टेंट है जिसका प्रोडक्ट सी प्लस डी दे रहा है, और उसका डेल्टा एच का वैल्यू, चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यू प्लस एक्स किलो जूल पर मोल है।
तो अगर आप C प्लस डी से A प्लस बी अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है तो उसका चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, उसी का जो मैग्नीट्यूड होगा जस्ट उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -x किलोजूल पर मोल। ये कोई नया लॉ नहीं है। आप केमिकल इक्विलिब्रियम में जब आप पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, क्या है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर K1 है तो अगर आपने इसको उल्टा किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाया करता था, 1/K1, राइट। बी में अगर A प्लस बी रिएक्शन C प्लस डी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसी में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो, जैसे चलो अपन 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A प्लस 2B गिव्स 2C प्लस 2D। तो पहले वाले का जो डेल्टा H का वैल्यू था वह कितना था, अगर +x किलोजूल पर मोल है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 2D का कितना हो जाएगा डेल्टा H का वैल्यू, इसका हो जाएगा +2x किलोजूल पर मोल। इसमें साइन चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अगर आप रिएक्शन को जो आपको प्रोडक्ट दे रहा था उस प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बैकवर्ड फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाओगे, बैकवर्ड से फॉरवर्ड आओगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है। जब आप उसको उलट दे रहे थे इस इक्वेशन को तो 1/K1 हो जा रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन हेसला क्या कहता है, एंथैल्पी के लिए अपन लोग डिफाइन करते हैं तो लेबोयर एंड हेसला कहता है कि जो डेल्टा H अगर +x किलोजूल पर मोल है वैल्यू, तो जिसका क्या हो जाएगा -x किलोजूल पर मोल। मैग्नीट्यूड बाय सेम, साइन वाइज क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये आ रहा था, जैसे अपन लोग पढ़ चुके हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो K1 अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा था, K1 का स्क्वायर हो जा रहा था। क्या हो जाता है, K1 का स्क्वायर, ये तो होता था, राइट। चलिए सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हेसला कहता है कि अगर A से B कोई रिएक्शन प्रोसीड किया तो A से B कोई रिएक्शन प्रोसीड किया तो उसका डेल्टा H का जो वैल्यू है वो कितना है, +x। तो B से C का जो डेल्टा H का वैल्यू है वो कितना है, +y। और C से D इसका डेल्टा H का वैल्यू, चलिए अगर अपन लोग मानते हैं ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H3 है और ये कितना है +z, तो ये क्या हो जाएगा, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो A से D, तो A से D में इसका अपन लोग चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H4 है तो डेल्टा H4 क्या हो जाएगा, सभी का सब। तो डेल्टा H4 इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 मीन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z, यही तो होगा। तो ये हमारा हेस लॉ था। हेस लॉ तो ये कर रहा है कि पाथ आपने कोई सा भी चूज किया है ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, ये कांस्टेंट था डेल्टा H4 जो A से D में गया, ये डेल्टा H4 इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, राइट। तो ये हमारा हेस लॉ है। चलिए नोट करिए फटाफट से। तो स्टूडेंट्स हमने देखा लेबोयर एंड हेस लॉ। लेबोयर एंड हेस लॉ का सवाल कैसे आता है, इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए क्वेश्चन ही होता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो कैसे पकड़ोगे कि ये हेस लॉ, लेबोयर एंड हेस लॉ का क्वेश्चन है। देखिए एक से अधिक रिएक्शन दिया रहेगा, आपको वहां से इंथैल्पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
2 3 4 रिएक्शन देगा और यहाँ से आपको कुछ फाइनल बोलेगा कि इंथैल्पी क्या होगा, इसका इंथैल्पी क्या होगा। अगर मान लीजिए आपको क्या करेगा, आप एक पेरेंट किसी भी इसमें से कोई भी एक पेरेंट रिएक्शन को आप चूज करिए। तो चलिए ये हमारा पेरेंट रिएक्शन है, हमने इसको क्या चूज किया है, ये क्या है हमारा पेरेंट रिएक्शन, ये हमारा पेरेंट रिएक्शन है। मीन्स फोकस करना है हमको इस पे, इस रिएक्शन पे आप फोकस करिए। आप इसको कैसे ला सकते हो, इस रिएक्शन को इस 4 स्टेप से आप कैसे ला सकते हो। तो चलिए अपन लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 CaCO3 बन रहा है। तो CaO कहां है इस वाले में, तो ये तो रिएक्टेंट था, यहां पे इस पेरेंट रिएक्शन में CO कहां है, रिएक्टेंट साइड, और यहां कहां है CaO, प्रोडक्ट साइड। तो अगर हम इसको पलट देते हैं तो हेस लॉ में, लैबोइजर एंड हेस लॉ में आपने क्या देखा कि अगर आप A प्लस B से C प्लस D आ रहा था प्रोडक्ट, तो जब आप C प्लस D से A प्लस B में जाते हो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड बाय तो सेम, साइन क्या हो जाता था उसका अपोजिट। तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे जरा, बेसिकली होगा क्या होगा, तो यहां से डेल्टा H1 इक्वल्स टू, ये कैसे आएगा, तो CaO प्रोडक्ट में यहां, तो डेल्टा H1 ये क्या है, ये हमारा पेरेंट रिएक्शन हमने चूज किया H1 को, तो डेल्टा H1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा H3 लिखेंगे, एंड CO2 है, तो CO2 किसमें है, CO2 इसमें है। तो आप ध्यान से देखिए, CO2 यहां रिएक्टेंट में, यहां प्रोडक्ट में है, तो अगर आप इसको रिएक्टेंट में लाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस ऑफ क्या, डेल्टा H2, और CaCO3 क्या है, प्रोडक्ट में है, तो CaCO3 प्रोडक्ट में ही है, तो साइन क्या वही रहेगा, क्योंकि आपने उसको तो चेंज नहीं कर रहे हो। CaCO3 यहां भी है और ये यहां है, तो H4 क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो डेल्टा H4 को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया हमारा, डेल्टा H4 माइनस ऑफ डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तो डेल्टा H4 का वैल्यू कितना है 10 माइनस डेल्टा H2 का वैल्यू कितना है 30 प्लस डेल्टा H3 का वैल्यू कितना है 40, तो कितना आ रहा है 10 माइनस 70 मीन्स कितना हो जाएगा माइनस 60 किलो जूल पर मोल, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हेस एंड लैबोइजर एंड हेस लॉ पे ऐसा ही सवाल आता है, तो फटाफट से इसको नोट करिए। अभी अपन ने देखा कि हेस लॉ एंड लैबोइजर लॉ पे आपने न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करना है। बहुत सारा रिएक्शन दिया रहेगा, आपको क्या करना है, एक पेरेंट रिएक्शन को चूज करना है और आपको देखना है कि बाकी बचा हुआ रिएक्शन से उस रिएक्शन को कैसे लाया जा सकता है, और आप वहां से इंथैल्पी में आप रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, और वहां से आप इंथैल्पी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं एक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको डेल्टा HF से अपन लोग डिनोट करेंगे। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहलाता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, समझेंगे ध्यान से, इट इज द enthalpy, it is the enthalpy change to form 1 mole of any compounds, 1 mole of any compounds
from its constituent elements in their native state is known as enthalpy of formation. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहलाता है? अगर आप कोई भी एक मोल कंपाउंड को बनाते हो फ्रॉम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट किस में होना चाहिए? इन देयर नेटिव स्टेट, तो वहां से जो इंथैल्पी का चेंज होता है, जो किसी भी एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करने में, बनाने में जो बनता है, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नहीं आया समझ में? चलिए और सिंपल से समझते हैं अपन लोग। देखिए आप ध्यान से, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहा है कोई भी एक कंपाउंड जो फॉर्म होता है। चलिए अपन लोग कोई भी एक कंपाउंड CO2 अपन ने लिया, एक मोल कंपाउंड, कितना? एक मोल कंपाउंड फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो CO2 का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो CO2 का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है ये। तो एक मोल CO2 बनने के लिए कैसे बना? एक मोल CO2 कैसे बना? तो इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन था और ऑक्सीजन था, इससे मिलके बना है। और इस कार्बन का जो नेटिव स्टेट होता है, नेटिव स्टेट, तो कार्बन का नेटिव स्टेट क्या होता है? कार्बन का नेटिव स्टेट ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट। और ऑक्सीजन का नेटिव स्टेट O2 होता है। तो कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। देखिए नेटिव स्टेट कहने का मतलब कौन सा एलिमेंट नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड उसका नेटिव स्टेट। तो कार्बन का नेटिव स्टेट ग्राफाइट है। आप ध्यान से देखेंगे दो है, ग्राफाइट एंड डायमंड। तो मेन जो हमारे काम का है, आप मोस्ट ऑफ द जो यूज देखेंगे क्वेश्चन बनाने में, वो कार्बन का ग्राफाइट है, नेटिव फॉर्म ग्राफाइट है। तो अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ CO2 यही तो क्या कहलाता है? डेल्टा HF, राइट? CO2 का फॉर्मेशन ही डेल्टा HF कहलाता है, क्योंकि आपने एक मोल कंपाउंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CO2 है, तो एक मोल CO2 बनाने के लिए उसमें एक मोल CO2 में कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन है। और इस कार्बन का नेटिव फॉर्म क्या है? ग्राफाइट। और ऑक्सीजन का नेटिव फॉर्म O2 होता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और क्या देगा आपको? प्रोडक्ट CO2 देगा। तो कहीं ना कहीं जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो कितना एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, यही तो दो काम हो सकता है। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी यहां रिलीज हो रहा है, एक मोल कंपाउंड फॉर्म करने में उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर नेटिव स्टेट से जितना एंथैल्पी चेंज होगा, वही क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, अभी हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब उसमें एक वर्ड आ रहा था कि एक मोल कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, और वह कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट किसमें होना चाहिए? नेटिव स्टेट में। तो चलिए अपन लोग कुछ देखते हैं, सम इंपोर्टेंट नेटिव स्टेट। आपको कुछ इंपोर्टेंट नेटिव स्टेट दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में आपको जब भी एंथैल्पी फॉर्मेशन आएगा तो नेटिव स्टेट आएगा ही आएगा। सम important native
स्टेट, सम इंपॉर्टेंट नेटिव स्टेट। देखिए पहला में अपन लोग देखेंगे जितने भी मेटल्स हैं उस मेटल्स का नेटिव स्टेट जो होता है उसका एलिमेंट्री फॉर्म होता है। उस मेटल का ये एलिमेंट जो रहेगा उसका एलिमेंट्री फॉर्म ही क्या कहलाता है, उसका नेटिव स्टेट। एलिमेंट्री फॉर्म ही उसका क्या कहलाता है। कोई भी मेटल्स का नेटिव स्टेट क्या होता है, उसका एलिमेंट्री फॉर्म बोले तो जैसे ले लीजिए लिथियम आपका एक मेटल है, उस लिथियम का एलिमेंट्री फॉर्म क्या है, लिथियम ही है। मैग्नीज का मैग्नीज ही होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का नेटिव फॉर्म क्या है, H2 होता है। ऑक्सीजन का, अगर आपको कहीं भी ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन का नेटिव फॉर्म क्या होता है, O2। नंबर 4, नाइट्रोजन का नेटिव स्टेट क्या होता है, N2। और कार्बन का नेटिव स्टेट, कार्बन को C से डिनोट करते हैं, कार्बन का नेटिव स्टेट क्या है, ग्राफाइट है। कार्बन का नेटिव स्टेट ग्राफाइट है। तो चलिए नोट करिए इसको। अपन लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट नेटिव स्टेट देखा है। अब अपन लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गिव द बैलेंस्ड फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ, मींस फॉर्मेशन रिएक्शन कहने का मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की चर्चा कर रहे हैं अपन लोग, और फॉर्मेशन रिएक्शन यानी कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा था हमारा, एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करते थे, एक मोल कंपाउंड उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और वह कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट किसमें होना चाहिए, इन देयर नेटिव स्टेट। तो एक मोल कंपाउंड एक ही मोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप H2S, जैसे H2S है तो H2S का एक मोल ही रखना है आपको। कितना मोल रखना है, एक मोल ही रखना है आपको H2S का। तो H2S का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का नेटिव स्टेट क्या होता है, H2। और सल्फर का आपको बता दे एसिड होता है। सल्फर का अगर कोई पूछे, सल्फर का नेटिव स्टेट क्या होता है, एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, क्राउन ईथर। तो सल्फर का नेटिव स्टेट एसिड होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो 1/8। तो एक सल्फर, 2 हाइड्रोजन। ऐसा नहीं करना है कि बैलेंस करने के चक्कर में इधर आप 8 कर दी, नहीं, आपको फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है। तो एक मोल ही H2S होगा, राइट। तो ये हमारा A था। बी में देखिए क्या कर रहा है, बी में कर रहा है CO2 का फॉर्मेशन करना। तो CO2 का फॉर्मेशन करना है तो CO2 में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, कार्बन, और कार्बन का नेटिव स्टेट क्या होता है, ग्राफाइट। तो कार्बन ग्राफाइट प्लस ऑक्सीजन है इसमें, ऑक्सीजन का नेटिव स्टेट क्या होता है, O2। क्या दे देगा आपको, CO2। C क्या है, CO। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का नेटिव स्टेट क्या होता है, ग्राफाइट, प्लस ऑक्सीजन का नेटिव स्टेट क्या होता है, O2। गिव्स क्या, CO। और CO तब देगा जब O2 क्या हो जाएगा, हमारा हाफ, बैलेंस हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। डी में क्या है, CaCO3। क्या है, कैल्शियम है। अगर आप डी देखोगे तो कैल्शियम है। तो मेटल का नेटिव स्टेट क्या होता है, उसका एलिमेंट्री फॉर्म। तो कैल्शियम का नेटिव स्टेट क्या होगा, कैल्शियम ही होगा। फिर क्या है इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, कार्बन है। तो कार्बन का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है, ग्राफाइट प्लस ऑक्सीजन का O2 क्या देगा आपको, CaCO3।
अब इसको बैलेंस कर दीजिए तो यहां पे क्या हो जाएगा 3/2, राइट। ई एच आई, तो एच आई में अगर आपको फॉर्मेशन बैलेंस्ड फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है तो एच आई में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, आयोडीन है। ध्यान रहे सभी का सभी क्या लेना है आपको, एक मोल कंपाउंड ही बनाना है, तभी तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात होगा, तभी तो फॉर्मेशन रिएक्शन की बात होगा। एक मोल कंपाउंड ही बनेगा, इधर एक मोल ही लेना है आपको। ऐसा नहीं कि बैलेंस करने के चक्कर में आप इधर कुछ दोगे, नहीं, इधर एक मोल ही होने वाला है। जो कंपाउंड दिया है एक मोल का ही फॉर्मेशन आपको करना है। तो एच आई में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन है और क्या है, आयोडीन है। तो हाइड्रोजन का नेगेटिव स्टेट क्या होता है H2 प्लस, आयोडीन का नेगेटिव स्टेट क्या होता है I2 गिव्स, एक मोल ही HI का फॉर्मेशन आपको करना है। अब इसको बैलेंस करिए, क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ H2 और क्या हाफ I2। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड फॉर्म्स फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर नेगेटिव स्टेट। तो जितना इंथैल्पी चेंज होता है उसके फॉर्मेशन में इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या हीट ऑफ फॉर्मेशन भी उसी को कहते हैं। तो ये आपका फॉर्मेशन रिएक्शन था, लिखना था। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको। तो अभी अपन ने देखा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखा क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता था कि एक मोल कोई भी कंपाउंड को अगर आप फॉर्म कर रहे हो उसको कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जो किसमें होना चाहिए नेगेटिव स्टेट में, तो उसका कितना इंथैल्पी का चेंज होगा उस कंपाउंड को फॉर्म होने में, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एक क्वेश्चन भी किया था हमने, एक और होता है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन? तो बी में हमारा क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा HC से। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन? इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? देखिए इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता क्या है, कंबशन बोले तो आग लगा, तो कोई भी चीज में आग लगाना है। तो अगर आप एक मोल कंपाउंड में आग लगाते हो, एक मोल कंपाउंड आग लगाना एज द सेंस बोले तो उसको जलाना है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या कहता है कि एक मोल कंपाउंड को आप जलाते हो तो कितना इंथैल्पी का चेंज होता है, वही क्या कहलाता है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन मींस बोले तो क्या है, आग लगाना है आपको। एक मोल, वन मोल ऑफ कंपाउंड हैज टू बी कंबस्टेड। तो एक मोल कंपाउंड को जलाने के लिए जितना इंथैल्पी का चेंज होगा, दिस इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कहने का मतलब है, अगर अपन लोग, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, वन मोल ऑफ इथेन। तो देखिए अब एक मोल कंपाउंड हैज टू कंबस्टेड, एक मोल कंपाउंड को जलाने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी का तो रिक्वायरमेंट होगा, राइट। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो कि इंथैल्पी का चेंज भी होगा। तो एक मोल कंपाउंड को कंबस्टेड करने के लिए जलाने के लिए कितना इंथैल्पी का चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब सवाल है कि जो आप जलेगा कैसे? ऐसा तो नहीं है कि आप माचिस मार दी कहीं भी कुछ भी जल जाएगा, नहीं। जलने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो कंबशन रिएक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। कंबशन रिएक्शन बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा वो, तभी तो कंबशन होगा, तभी तो जलेगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा क्या? आप खूब माचिस का तिल्ली जला रहे हो, खूब माचिस लगा रहे हो, और अगर वहां ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो आग नहीं लगने वाला। तो इसलिए ध्यान रहे
कंबसन रिएक्शन तभी होगा जब वहां ऑक्सीजन रहने वाला है, राइट? क्योंकि जलेगा तभी। कंबसन रिएक्शन सिंपली क्या है, 1 मोल कंपाउंड को आपको जलाना है। और इंथैल्पी क्या था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था, 1 मोल कंपाउंड को फॉर्म करना था वहां पे। और इंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या है, 1 मोल कंपाउंड को आपको कंबस्ट करना है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड हैज टू बी कंबस्टेड। तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबसन है। तो सिंपली डिफरेंस क्या था कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप 1 मोल कंपाउंड को बना रहे थे और इंथैल्पी ऑफ कंबसन में 1 मोल कंपाउंड को आपको जलाना है। और जलाने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप कितना भी माचिस के तिल्ली मारते रहिए, आग लगने वाला नहीं है। तभी लगेगा जब वहां ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, राइट? तो चलिए अपन लोग देखते हैं 1 मोल ऑफ इथेन का अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो, क्या फॉर्मेशन करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ कंबसन देख रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड को जलाना है आपको। तो इथेन क्या होता है, इथेन की अगर बात करें तो इथेन क्या है हमारा, C2H6। और चलाओगे तो ऑक्सीजन तो आपको रखना ही पड़ेगा, O2। तो क्या दे देता है, CO2 प्लस वाटर दे देता है, राइट? तो आप बैलेंस करिए। तो यहां पे 2 दे देंगे, यहां पे 3 दे देंगे। बैलेंस हुआ क्या, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। तो यहां पे क्या दे देंगे, 5/2। सही है क्या? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कितना, 6 हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन इधर भी 5 होगा। ध्यान रहे, ऐसा नहीं बैलेंस करने के चक्कर में आप यहां कुछ छेड़छाड़ करेंगे, नहीं। 1 मोल कंपाउंड को ही तो जला रहे, 1 मोल कंपाउंड को ही तो जला रहे। तो 1 मोल ऑफ C2H6 has to be combusted। वे क्या है इसका, ΔHc। 1 मोल ऑफ कंपाउंड जिसको आपने जलाया C2H6 का, इथेन का, यही इसका क्या है, ΔHc, इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो नोट करिए फटाफट से। तो अभी हमने देखा इंथैल्पी ऑफ कंबसन। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आप ध्यान से समझेंगे बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, इसका थ्योरी नहीं लिखवाएंगे और सीधा सीधा अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। बॉन्ड एनर्जी बहुत ही सिंपल है। या तो आप बॉन्ड को तोड़ोगे, तो तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या फिर आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, राइट? तो बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होगा, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी, चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो क्या दे देता है, CH3 और CH3। ये ऑर्गेनिक का बहुत ही फेमस रिएक्शन है। आप लोग सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो ये रिएक्शन जरूर मिलेगा आपको। ये क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और इसमें कुछ डेटा दिया है। डेटा क्या दिया है, डेटा ध्यान से देखेंगे। डेटा दिया है बॉन्ड एनर्जी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है, +X किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का कितना दिया है,
प्लस बाई दिया है। बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का कितना दिया है, प्लस जेड दिया है। एंड बॉन्ड एनर्जी कार्बन और हाइड्रोजन का कितना दिया है, प्लस डब्ल्यू दिया है। ये आपको डेटा दे रखा है। आप ध्यान से देखेंगे, आपको बताना है, देखिए ध्यान से, ये फॉर्मेशन हुआ कैसे। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या है, CH2 है और निकेल के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो निकेल के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है, इसके सरफेस पे H2 गैस एडजॉर्ब है। H2 गैस एडजॉर्ब है, एडजॉर्ब बोल रहे, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है। क्लास 12th में आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन फिनोमिनन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो यहां से जो H2 है, बेसिकली देखिए आपको क्या फॉर्मेशन करना है, CH3 का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। यानी कि इसमें क्या है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना है। दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या है, पहला तो कार्बन का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका सिग्मा होगा। और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं बल्कि क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड फॉर्म करने का एनर्जी देना पड़ेगा आपको, ठीक। तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन यहां बॉन्ड डिसोसिएट कर रहा है। ये जो डेटा दिया है, ये बॉन्ड एनर्जी का डिसोसिएशन करने वाला एनर्जी दिया है। ये बॉन्ड एनर्जी जो टूट रहा है, टूटने वाला ये दिया है। आप ध्यान देखेंगे कि यहां कार्बन और कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। भावनाओं में आपको बहना नहीं है, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड एनर्जी दिया है, ये +X है। तो ये नहीं दिया है कि ये वाला बॉन्ड जो टूट रहा है, नहीं, ये तो सिग्मा, ये पाई बॉन्ड यहां पे ब्रेक कर रहा है, यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, राइट। लेकिन यहां दोनों दिया है, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यहां पे दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए +X दिया है। यहां पे सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए +X दिया है, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल। तो इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए डेटा दिया है। तो आपको रिलेशन बताना है कि XYZ में इस रिएक्शन के लिए रिलेशन क्या आ रहा है, राइट। तो आप अगर यहां से देखोगे तो जो फॉर्मेशन हुआ, कैसा फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन करके कुछ ऐसा आ रहा है। CH2 ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड इसका, कार्बन इस कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो H2 और इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक हुआ, तो CH2 और H, यही तो हमारा रिएक्शन है। तो अब आते हैं, तो इस कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी, देखिए बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो अगर मान लीजिए उसका एनर्जी +X किलोजूल पर मोल दिया है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, उसका साइन बस उल्टा हो जाएगा। आप साइन को बस क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का, राइट। तो यहां पे क्या है, भावनाओं में नहीं बहेंगे, ये दोनों बॉन्ड का दिया है। यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों को तोड़ने के लिए +X एनर्जी दिया है और यहां पे सिर्फ पाई बॉन्ड टूट रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए दोनों के लिए दिया है, दोनों के लिए X है और सिंगल के लिए टूटा है ना, तो सिंगल पाई बॉन्ड टूटा है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस बाई और प्लस। आप यहां पे क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे थे, तो तोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना है एनर्जी, +Z। और यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अब टूट नहीं रहा, ये एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया था आपको, लेकिन यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा है,
फॉर्म्ड हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी था, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी था प्लस डब्ल्यू। तो अगर फॉर्मेशन का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू और कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड यहां, तो ये -2W, राइट। तो ये आपका रिलेशन आ गया, क्या आ गया, x माइनस वाई प्लस जेड -2W, यही आ गया इसका ये रिलेशन, ये आंसर है। तो बॉन्ड एनर्जी ये था आपका, बॉन्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आई थिंक अब आपको क्लैरिटी हो गया होगा, और आज का लेक्चर से अपन लोग थर्मोकेमिस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। तो देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, और इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, तो फटाफट से इसको नोट करिए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन कर रहा है गिवन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, और उसका डेल्टा H नोट का वैल्यू दिया है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन के लिए क्या दिया है, इतना किलो कैलोरी दिया है। आपसे सवाल पूछा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। आपको बता चुके हैं, कभी भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात आए तो क्या दिमाग में आना चाहिए, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कितना, ओनली 1 मोल ऑफ कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन होगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन देयर नेटिव स्टेट, उसके नेटिव स्टेट से जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो नेटिव स्टेट है उससे जो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वही हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। इस सवाल में आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने का रहा है, और रिएक्शन क्या दिया है, ये वाला रिएक्शन दिया, और 2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको तो 1 मोल का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए जरा। तो नाइट्रोजन है N2, राइट, N2 क्या करना पड़ेगा, हाफ प्लस हाफ नहीं, बल्कि क्या, आपको क्या करना है, आपको तो फॉर्मेशन करना है कितना, 1 मोल NH3 का फॉर्मेशन करना है ना, 1 मोल NH3 गैस का फॉर्मेशन करना है। तो 1 मोल NH3 गैस का फॉर्मेशन करने के लिए इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी कितना होगा, यही आपसे सवाल पूछा है। तो 1 मोल फॉर्मेशन करने के लिए इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का और नेटिव स्टेट क्या होता है N2, और दूसरा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नेटिव स्टेट क्या होता है H2। अब इसको बैलेंस करिए, तो ये हाफ N2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/2, तो यहां से निकल के आ जाएगा हमारा, ये रिएक्शन है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वाले रिएक्शन, ये जो आपका रिएक्शन है, अगर आप इस रिएक्शन में क्या करिए 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस रिएक्शन में 1/2 अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस रिएक्शन में, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये रिएक्शन आ जाएगा। तो यानी कि यहां से डेल्टा H, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H किसका आ जाएगा, डेल्टा H ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, बताइए तो जरा। अगर इस रिएक्शन को आप 1/2 मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो ये रिएक्शन आ जाएगा, और 1 मोल फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो कर रहे हो 1/2 मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो, -2 22, तो कितना हो जाएगा -11 किलो कैलोरी। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, -11 किलो कैलोरी पर मोल, तो -11 किलो कैलोरी पर मोल ये आ गया। तो आंसर कौन सा आ गया आपका, आंसर ये आ गया। नोट करिए फटाफट से इसको। तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल्स अपन लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है गिवन द रिएक्शन एट 967 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। ये आपका रिएक्शन है। डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया है, डेल्टा H का वैल्यू 176 किलो जूल पर मोल दिया है।
आपसे पूछा है डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है? इंटरनल एनर्जी पूछा है आपसे। देखिए, आपको एक रिलेशन आज बताए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। क्या बताए थे? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। यही तो है हमारा, ये इक्वेशन क्या है? अगर आप इसी इक्वेशन को देखोगे तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या है? डेल्टा ई यू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिखोगे? ई। डेल्टा एन जी आर टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो अगर आप यहां से डेल्टा एच का वैल्यू कितना आया? डेल्टा एच का वैल्यू आप 176 किलो जूल पर मोल इतना पुट करोगे। टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आपको केल्विन में रखना है, तो इतना डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो कितना हो जाएगा? 1240 केल्विन। आप इतना पुट करेंगे। आर का वैल्यू जूल में दिया है 8.314, अगर जूल में दिया है तो आपको इतना रखना पड़ेगा। और आप यहां से ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से क्या करेंगे? आप डेल्टा ई इक्वल्स टू निकाल लेंगे। तो यहां से जब आप निकालोगे तो आपका आंसर बी आएगा, राइट? तो नोट करिए फटाफट से। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। स्टूडेंट्स, आप अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक इसका बेनिफिट मिल सके जो बच्चे बड़े बड़े कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते। आपको उतना ही लेवल का ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहा है वो नीट एंड जेई लेवल का लेक्चर है, और आप कोटा तक जाके पढ़ते हो, कोटा दिल्ली, आपको उस लेवल का लेक्चर हम यहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक जो नीडी स्टूडेंट है, जो बड़े बड़े कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते, आप वहां तक शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं।